चार दरवेश और एक कछुआ नावल सैयद काशिफ रज़ा बाब शीशम 27 दिसंबर और उसके बाद। पहला हिस्सा आफ्ताब इकबाल। वक्त की तेज़ी से तब्दील होता है। मैं समझता था कि यूनिवर्सिटी के लेक्चरशिप से मेरा इस्तीफ़ा और फिर वकालत शुरू करना ही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इनकलाब होगा, लेकिन ज़िंदगी ने मेरे लिए कुछ और हैरतें भी लिख रखी हैं। 2 महीने पहले सलमा का ईमेल आया था। इसने लिखा था, इसने सलमान तासीर के ख़त पर अखबार पर मेरा मज़मून पढ़ा और इसी पर दर्ज ईमेल एड्रेस पर नोट कर लिया। सलमा की ये ईमेल मेरे लिए खुशगवार सरप्राइज़ था, इतना खुशगवार कि मैं एक लम्हे के लिए वो सब भूल गया इसने मेरे साथ किया था। मेरे इस मज़मून के बाद मेरे ईमेल एड्रेस पर इन ईमेल्स का सैलाब आ गया था, जिनमें कोई गाली ऐसी नहीं थी जो मुझे ना दी गई हो। मेरे वो वकील दोस्त जिनके साथ मिलकर अभी 3 साल पहले परवेज़ मुशर्रफ के साथ जुलूस निकाला करता था, मुझे देखते तो इनकी आंखों में खून उतर आता। मैंने इन्हें सिर्फ ये दलील दी थी कि अगर कोई वकील तौहीन मज़हब के किसी केस में मुल्ज़िम की बराबरियत के लिए इसकी वकालत करे तो क्या वो वकील ख़ुद भी तौहीन मज़हब का मुर्तकिब हो जाता है। सलमान तासीर ने एक मुल्ज़िमा की वकालत ही तो की थी, ख़ुद तो नहीं की थी। मज़हब की तौहीन। फिर किसी मौलवी ने इसके क़त्ल का फतवा देना तो दरकिनार इसके ख़िलाफ़ FIR कटवाने की भी कोशिश नहीं की थी। इसे मारने के बाद कातिल को हीरो बना लेना कहाँ का इंसाफ है। लेकिन कोई मेरी बात सुनने पर तैयार ही ना हुआ। एक मरतबा फिर मेरी मरी हुई माँ का मज़हब ढूंढ निकाला गया और इसे मेरे फेसबुक वॉल पर थूक दिया गया। मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं तो अपने मुल्क के हसास मामलात पर तबसरे का हक़ ही नहीं रखता। मैं तो कोई गैर हूँ, कोई पराया हूँ, कोई गैर मुल्की हूँ। शनाख्ती कार्ड बनवा कर मुल्क को घूमने वाले अफ़गानी मुझसे बड़े पाकिस्तानी हैं। मैं तो कोई घुसपैठिया हूँ जो अपने ही मुल्क में नामतलूब है, जिसे इसके ही अपने लोगों ने पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे दिया गया है और जिसे कोई हक़ नहीं कि वो अपनी धरती की सूरतगिरी के बारे में अपने ख़यालात पेश कर सके। मैं अपने भरे हुए ईमेल बॉक्स को हल्का करने के लिए कई मेल्स पर टिक कर रहा था, जिन्हें ब्लॉक में डिलीट कर सकूं। अचानक मुझे एक ईमेल फ्रॉम सलमा लिखा नज़र आया। मेरे नाम पढ़ते ही दिल में दर्द एक टीस उठी और मैंने वो ईमेल खोल लिया। ईमेल का प्रिंट आउट निकाल कर मैंने इसे न जाने कितनी मरतबा पढ़ा होगा। ये प्रिंट आउट इस वक्त भी मेरी आंखों के सामने है। Respected sir, I have got your email address from your article about Taseer. I know you can't forgive me after what I have done with you, but please bear with me till the end of this email at least. First, let me congratulate you on your courageous stance on Taseer murder. My understanding of Islam suggests that Holy Prophet, peace be upon, would have abhorred this act. You know about the woman who used to put garbage on him, but he forgave her. I have gone through much introspection in the last 5 years. I couldn't forgive myself what I did to you, and I know I wouldn't be able to remove this scar of remorse from my heart until you forgive me. I want to walk hours and hours to you, but right now I don't know if you would read my email to the end or not. So for now I just want to tell you that I am doing a job as a lecturer in Lahore. I'm living in a hostel. I choose to live in Lahore so that I could live alone and struggle against my pain. This pain was better than living with my parents because this pain had your name engraved onto it. Now I am financially independent and can take decision on my own. I have refused to get married, and my only wish is that someday I would be able to explain that situation, all the situation to you, talk to you. I can't write more, sir. My eyes, my hand don't allow me to. I wonder if I would send me your mobile number, as the previous number won't answer. Yours, Nafarman Shagird.
उम्मे सलमा। ईमेल पढ़ते हुए मेरी आंखें डबडबा गईं। ईमेल पढ़ने के बाद मैंने अपने दिल को टटोला तो मुझे मालूम हुआ कि मैं सलमा से कभी नफरत कर ही नहीं सका था। दूसरा हिस्सा। यह अजीब इत्तेफाक है, मुझे आज सेंट पीटर की कहानी याद आई जिसका इन दोनों मामलात से बैक-वक्त ताल्लुक़ है। जिनमें से एक पर मैंने काफ़ी सोच विचार किया है। दूसरा वो है जो इसे रोज़ हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे। जिस रोज़ सलमा से मेरी पहली बाकायदा मुलाकात हुई थी तो एक तकदीर दूसरी हकीकत की नुमाइंदगी या मैं मिसिस हुआ यूं के लास्ट सुपर के मौके पर हज़रत ईसा के तमाम हवारी जमा थे। इन्होंने कहा, सुबह मुर्ख की बांग देने से पहले तुम पीटर मुझसे ताल्लुक़ के 3 मरतबा तरदीद कर चुके होगे। पीटर ये सुनकर हैरान रह गया और बोला कि कुछ भी हो जाए वो हज़रत ईसा का साथ नहीं छोड़ सकता। इस रात हज़रत ईसा को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इन्हें बड़े पुरोहित के सामने पेश किया गया तो पीटर भी करीब ही मौजूद था। एक लड़की इस किस्म से इशारा करके बोली, यह आदमी भी ईसा के साथ था। हड़बड़ाए हुए पीटर ने फ़ौरन तरदीद की। लड़की ने फिर कहा। पीटर ने फिर तरदीद की। इससे एक बार और पूछा गया। इसने तीसरी बार भी तरदीद की और इसके साथ ही पीटर को मुर्ख की बांग सुनाई दी। इसे याद आ गया, अभी कल ही हज़रत ईसा ने इससे ये कहा था कि हज़रत ईसा से पीटर का ताल्लुक़ बहुत करीबी था और ये हकीकत थी। लेकिन पीटर जैसा ने एक बुज़ुर्ग और इस हकीकत की तरदीद करते हुए हकीकत की कौन सी नुमाइंदगी कर रहा था। शायद वो ईसा से अदम ताल्लुक़ को एक नई हकीकत बनाना चाहता था ताकि गिरफ्तारी और फिर हज़रत ईसा जैसे अंजाम से बच सके। ये जो लोग उधार मांगते वक्त कह रहे होते हैं कि अगली तनख्वाह मिलने पर वापस कर देंगे तो एक ऐसी हकीकत का इज़हार कर रहे होते हैं जो इस वक्त की हकीकत होती है, लेकिन जब तनख्वाह मिल जाती है तो इनके सामने नई हकीकत खड़ी हो जाती है। और वो ये कि अगर इस तनख्वाह से वो उधार की रकम वापस करें तो बाकी महीना चलाना मुश्किल हो जाएगा। सलमा भी जब मुझसे दिलचस्पी का इज़हार करी थी तो इसमें सच्ची थी। तब तक मेरी जो हकीकत इसके सामने आई थी इसके होते हुए इसकी मोहब्बत भी सच्ची थी, लेकिन मेरे बारे में अचानक एक और हकीकत सामने आने पर इसके अंदर की सच्चाई एक और सच्चाई में तब्दील हो गई। और वो जिस आदमी के साथ ज़िंदगी बिताना चाहती थी अब इसके साथ ज़िंदगी गुजारना उसे नामुमकिन लगने लगा। जब एक अचानक अफनाद पड़ने पर सेंट पीटर जैसा आदमी डगमगा गया तो सलमा क्या चीज़ थी। दूसरी बात यह है कि हज़रत ईसा ने पहले ही से पीटर को बता दिया था कि तकदीर में क्या लिखा हुआ है। मुझे भी ये बात पहले ही से ही मालूम थी कि सलमा को मेरे बारे में पता चल जाएगा, वो मुझे किसी और नज़र से देखेगी। इस बात का मुझे एहसास भी था और मैंने सोचा था कि मुनासिब वक्त पर इसे अपनी अम्मी के बारे में बताऊंगा। मेरे अपने ख्यालात के बारे में तो वो जानती ही थी, लेकिन मुझे मालूम था कि अपने पस मंज़र से उसे आगाह करूंगा तो ये काम आसान नहीं होगा। मैंने ये भी तय कर रखा था कि उसे साफ कह दूंगा ये मेरा पस मंज़र है, इसलिए हमें चाहिए बस अच्छे दोस्त रहें और इसके आगे बात ना सोचें। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हम ज़िंदगी में एक दूसरे का और बहुत से तरीक़ों से ख्याल रख सकते हैं। ये थे मेरे ख्याल, लेकिन वो तकदीर जो मेरे पस मंज़र के बाइस मुझसे वाबस्ता है पहले ही अपना वार कर गई। इंसान ज़िंदगी में जो कुछ हासिल करता है अपनी कोशिश से हासिल करता है, लेकिन कुछ लोग किसी न किसी के हैंडीकैप के साथ पैदा होते हैं या इनकी तकदीर होती है। इसके बाद अगर वो एक बाशऊर ज़िंदगी गुजारें या इकबाल के ख़याल के मुताबिक खुद ही को शनाख्त कर लें तो वो अपनी तकदीर को अपने हाथ में ले सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को कि मुझे अब भी समझ में नहीं आ रही। सलमा मुझसे इतनी बात तो कर सकती थी, लेकिन मेरे बारे में एक इंकिशाफ के बाद इससे मुझसे ऐसी नफरत हुई कि मुझसे कोई बात भी ना करे। ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था। तीसरा हिस्सा। आफ्ताब इकबाल ने सलमा को जवाब ईमेल भी किया और इसे मोबाइल नंबर भी दिया। सलमा ने इन्हें बताया कि इनके बारे में इंकिशाफ इतना अजीब था कि इससे ने पहले इम्कान के बारे में सोचा तक नहीं था, लेकिन इसलिए वो हैरान रह गई थी कि आफ्ताब के बार बार पूछने पर इसने तस्लीम किया था कि इस इंकिशाफ के बाद आफ्ताब के बारे में अपना रोमानी ख्यालात पर बेहद शर्मिंदगी हुई थी, इसलिए इसने अपना अब्बा का फ़ैसला तस्लीम कर लिया था। लेकिन बाद में जब आफ्ताब इसके अब्बू की सिर्फ ज़बानी धमकी पर इसने इस्तीफ़ा दे दिया तो इसके दिल में आफ्ताब की जगह फिर से पैदा हो गई थी। इसे मालूम था आफ्ताब ने इस्तीफ़ा बुज़दिली की वजह से नहीं दिया बल्कि इसे शर्मिंदगी से बचाने के लिए दिया, मगर इसके नतीजे में वो अपने आप से शर्मिंदा हो गई थी। वो शर्मिंदा थी मगर फिर भी आफ्ताब से फ़ौरी नफरत पैदा हो जाने से इसे एक बार
समझने तक इसे कई माह अपने आप से मुकालमा करना पड़ा था। अपने घर में आफ्ताब इकबाल से अपने वालिद की मोबाइल पर गुफ्तगू के दौरान वो खामोश तो रही थी, लेकिन इस पर वो खुद को माफ़ कर सकी थी ना अपने वालिद को। बहरहाल सलमा और आफ्ताब ने कुछ रोज़ की बातचीत में ही अपनी तशफ़ी कर ली थी। वो दोनों एक बार फिर मोबाइल पे लंबी लंबी बातें करने लगे। सलमा गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ने या पढ़ाने के लिए लाहौर में कोई कोर्स ढूंढ लिया करती थी ताकि इसे इस्लामाबाद में अपने वालिदैन के पास कम से कम आना पड़े। इसे लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया और पहले 2 सालों में शेखुपुरा के कॉलेज में पढ़ाने के बाद लाहौर आ गई। यहाँ वो एक कॉलेज में पढ़ाती थी और हॉस्टल में रहती थी। इसने आफ्ताब को बताया कि वो एक हफ़्ते के लिए इस्लामाबाद आ रही है, वहाँ इससे मुलाकात करना चाहेगी। मुकर्ररा वक्त पर मुरीर चौक के शम्मा होटल पर पहुँची तो आफ्ताब वहाँ मौजूद था। साथ कुर्सी पर एक इसका काला कोट टंगा था। वो अपनी दोनों कोनियों में इस पर टिकाए बज़ाहिर अपनी चाय की प्याली को गौर से देख रहा था। सलमा के आने पर वो उठ खड़ा हुआ और सलमा ने इसके जाने पर अपना हाथ बढ़ा दिया। आफ्ताब ने अपनी उंगलियों से इसकी हथेली को दबाया और सामने बैठ गई। दोनों ने महसूस किया कि मोबाइल पर होने वाली गुफ्तगू की बातों की प्यास बड़ी हद तक बुझ चुकी है और दोनों बस अब एक दूसरे को देखना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे को चोरी पकड़ते इसके होठों पर मुस्कुराहट बिखर जाती है। सलमा कभी कभार खिलखिला कर हंस देती। सलमा ने अपने बाल तराशे हुए थे। इसने बीच की मांग के बजाय अपना दाएं हाथ की तरफ मांग निकाली थी। इसकी आंखें अब भी वैसी थीं, सवाल करने वाली, लेकिन आंखों के ज़ेरे किनारे कुछ सिलवटें भी थीं जिनमें दर्द तह बिछा हुआ था। चौथा हिस्सा। मेरे वालिद फौत हुए तो इनकी उम्र 54 साल थी। मेरी वालिदा फौत हुई तो इनकी उम्र 62 साल थी। इन दोनों का एवरेज निकाला जाए तो 58 साल बनता है। मेरी उम्र 47 साल हो चुकी है। तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो? ऐसी बात मत कीजिए। ज़िंदगी जितनी भी है, थोड़ी है या ज़्यादा, अब मिलजुल कर गुजारनी है। आपकी केयर मैं करूँगी। आप 100 साल जिए, बल्कि इससे भी ज़्यादा। तुम अपनी उम्र का कोई आदमी क्यों नहीं ढूंढती? मेरे सर के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। इस उम्र में अच्छा लगूंगा शादी करता हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं रोमांटिक भी नहीं। बर्थडेज, वैलेंटाइन, गिफ्ट, आउटिंग, किसी चीज़ का पता नहीं मुझे। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। देखो मेरी लाइफ अब वैसी कंफर्टेबल नहीं रही। वकील हूँ और मेरी वकालत ना चली है और ना इसके चलने के इम्कान है। कोई प्रॉब्लम नहीं यार, मैं तो लड़ता आया हूँ और आगे भी मुझे लड़ना है। मिलकर लड़ेंगे। अगर हार गए तो हमारी अगली नस्ल लड़ेंगी। और आखिरी फ़िक्रे पर गौर करते हुए दोनों मुस्कुरा दिए। फिर सलमा खिलखिला कर हंसने लगी। 5वां हिस्सा। कुछ रोज़ पहले हम लाहौर में मिले और सलमा ने मुझे शादी के बारे में अपने मंसूबे का बताया। इसका मंसूबा इस मर्तबा भी इतना अनोखा था कि इसकी दाद देने के लिए मुझे इस पर अमल दरामद ही करना था। इसने एक ऐसी शादी की तजवीज़ पेश की जिसमें सिर्फ हम दोनों के कुछ मुश्तरका दोस्त शरीक होंगे। ना धूम धड़का, बाकी मामला तय हो गए तो बोली, मगर एक शर्त है। इसलिए ये कहते हुए मैं इस पर रखे हुए मेरे दोनों हाथ थाम लिए। वो क्या? इसने मेरे आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश करते हुए पूछा। मौलवी साहब का इंतजाम मैं करूंगी, इसने कहा, और इसकी आंखें बड़ी तशवीश के साथ मेरी आंखों के जवाब में तलाश करने लगी। मैंने कुछ समझ ना पाया फौरी तौर पर कैसे रिएक्ट करूं। बस किसियानी सी हंसी हंस कर रह गया। मुझे अम्मी की बात याद आ गई जो बताया करती थी। इनके वालिद साहब ने मेरे अब्बा के वालिदैन के सामने भी यही शर्त रखी थी, मौलवी हमारा होगा, लेकिन प्रपोज तो आपने किया है ना, तो शर्त तो मुझे लगानी चाहिए, मौलवी हमारा क्यों ना हो। मैंने पूछा, हमारे मौलवी साहब को कोई मसला नहीं होगा, आप इन चीज़ों से बहुत दूर निकल आए हैं। मुझे पता है, मैं बहुत पूरी कोशिश करूँगी ऐसी चीज़ अपने जहन से निकाल दूँ। वो मुल्तजियाना लहजे में बोली, देखिए आप माइंड मत कीजिएगा, आप कहेंगे तो मैं आपके मौलवी से भी नहीं कपड़वा लूँगी, लेकिन आप जानते हैं कोई चीज़ मेरे दिमाग में चिपक जाए तो चिपकी रहती है, मुझे विश्वास सा होता रहेगा। ये कहकर वो मेरी आंखों में झांकने लगी, जो इस वक्त यकीनन नाराज़गी से उसे देख रही थी। मेरा ख्याल था कि हम सिविल मैरिज कर रहे हैं और इसमें किसी मौलवी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर भी जो बात मैं सोच रही हूँ इस वक्त आप नहीं सोच रहे। मैं तो समझता था कि हम चर्च भी शादी करें तब भी तुम्हें कबूल होगा, मैंने इससे कहा, और वो चंद लम्हों के लिए वैसे ही मुल्तजियाना अंदाज में मेरी आंखों में झांकती रही। फिर इसकी एक आंख से बड़ा सा आंसू टपका और इसका रुखसार भिगोता चला गया। वो अपने पर्स की जानिब मतलब जो इसमें टिश्यू पेपर तलाश करने लगी। लेकिन तुम क्या सोच रही हो? यू नो आई एम अ वेरी लॉजिकल मैन, गिव मी रीजंस। मैं देख सकता था इसने बहुत से आंसू बड़ी कोशिश से अपनी आंखों में रोक रखे थे। इसके बाद वो रुक रुक के ऐसे बोलने लगी जैसे अपने मफहूम बयान करने में
जिस्मानी क़ुव्वत भी सर्व करनी पड़ रही हो। देखें, एक औरत जब घर बसाती है तो इसे अपने इर्द गिर्द के लोग एक एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। वो चाहती है इसे नए रोल में सब लोग इसकी हौसला अफजाई करें। मैंने अपने घर वालों से कटकर बहुत बड़ा फैसला किया, लेकिन मैंने सारी ज़िंदगी में उनके साथ गुजारी है। आई नो फॉर श्योर वो मुझसे प्यार करते हैं। अम्मी भी और अब्बू भी सख्त हैं, लेकिन वो भी कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि वो हमारे साथ कंसाइल कर लेंगे। इनके लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए कि वो मेरी नई ज़िंदगी एक्सेप्ट कर सकें। आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं एंड आई लव यू सो मच। अगर आप शादी के बगैर मुझे रखना चाहते हैं तो मैं इनकार ना करती। ये अल्फाज कहते हुए वो जोशो जलाल से इसके गाल तमतमा उठा, बेशानी पे बल सा बढ़ गया। बट शादी की बात कुछ डिफरेंट है। आपसे ये बात इसलिए कह पाई क्योंकि मुझे पता था आप चाहें नाराज़ भी हो जाएं, लेकिन आप मेरे वहमों को, मेरी सेटिस्फेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं जानती हूँ कि ऑन अ थियोरेटिकल लेवल ऐसी बात करना मुनासिब नहीं थी। एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, रियली सॉरी फॉर दैट। इसके बाद कुछ लम्हे खामोश रहा। टिश्यू पेपर से इसने मजीद आंसुओं को पोंछती रही। जब इसकी आंखों में आंसू रुक नहीं पा रहे थे, इसके बाद इसने फैसला कुन अंदाज में एक ठंडी सांस भरी और मुझसे आंखें चुराते हुए कहा, शायद मैं अपने ही बैकलॉग से पीछे नहीं छुड़ा पा रही। शायद आगे की ज़िंदगी के लिए जितनी ताकत की ज़रूरत है वो मुझ में नहीं। वो हथियार डालते हुए बोली। वो एक अजीब सी कैफियत में थी जिसे देख के मुझे बहुत दुख हो रहा था। इसे कमज़ोर नहीं देखना चाहता था। मैं जानता था कि मैंने दिलासा देने के लिए इसके हाथ थामे तो इसके बहुत से मुश्किल रोके आंसू छलक पड़ेंगे। कुछ ना कुछ करने के सबब मुझे कुछ लाताल्लुक़ सा समझ रही होगी। बुस्सो बोली, ठीक है, इस बारे में आप जो भी फैसला करें मुझे कबूल होगा। मैंने उसे गौर से देखा, फिर खामोश खिड़की के बाहर देखने लगा। मैंने अपने अंदर एक गहरी उदासी महसूस की जिसने मुझे कोई बात करने से रोक दिया। मुझे क़ायद आज़म याद आ गए। इनकी बेटी विदीना ने क़ायद आज़म के कहने पर अपने दोस्त को मुसलमान होने का कहा। इसने इनकार कर दिया। मेरे अब्बा इकबाल मोहम्मद ख़ान दोस्तन के कोटों से बन जाते थे। फिर ये कोटा इन्हें चाहे कहीं भी ले जाता चले जाते। वो नाना की शर्त फ़ौरन मान गए थे। इनकी निकाह अहमदी मौलवी ने पढ़ाया था। कुछ दीगर शराइत भी पूरी करवाई थी। वी ऑल थिंक अबाउट दैट। मैंने इसी उदासी में कह दी। वी विल थिंक अबाउट दैट। मैंने इसी उदासी में कहा। मेरे इस जवाब को उसको जाने क्या समझी। उसने कहा, ओ थैंक्स। इसने अपने दोनों हाथ मेरे हाथ में थाम लिया और अपने चेहरे अपने बाजुओं में छुपाने लगी। इसके हाथ तब रहे थे जब जिसने सर उठाया तो इसकी आंखें छलकी हुई थी। छठा हिस्सा। मैं ख़ुद को मुसलमान समझता हूँ, लेकिन मेरा फ़िरक़ा कौन सा है? सलमा की जानिब से मौलवी भी हमारा होगा के मुतालबे ने यह सवाल मेरे सामने एक मरतबा फिर खड़ा कर दिया। इस सवाल को जवाब को टालते टालते मेरे 25 साल गुजर चुके हैं। जब हर मज़हब इक्वलिटी गुड और बैड है तो फिर मुसलमान ही क्यों ना रहूँ अपने बाप के दीन पर। लेकिन मैं कौन सा मुसलमान हूँ? सुन्नी, शिया, अहमदी, या जो मुसलमान को जनाजा नहीं पढ़ते, जिन्हें दूसरे मुसलमान काफिर करार देते हैं। मेरे वालिद साहब ने मज़हब के मामले में हम पर कोई शक थोपी नहीं। मेरी अम्मी मजहबी थी और हम सब कुरान को भी इन्होंने ही पढ़ाया। मेरा बचपन खुद को अहमदी समझते हुए गुजरा। जब अहमदियों को काफिर करार दिया गया तो मेरी उम्र 10-11 साल थी। इसके बाद स्कूल में मेरे साथ जो सलूक हुआ, इसके बाद किसी को सीना तान कर ये नहीं बता सकता था मैं अहमदी हूँ। इसके बाद मेरी ज़िंदगी कभी नॉर्मल रही नहीं थी। लड़के लड़कियों में दिलचस्पी लेते, इनके बारे में एक दूसरे से बातें करते। मुझे कोई लड़की पसंद आती, मगर मेरे जहन में फ़ौरन ख्याल आया था कि मैं अहमदी हूँ। ये कोई इत्मीनान बख्श चीज़ नहीं है। मेरा फ़िरक़ा कौन सा है कि मैं किसी को फ़िरक़े से मुंसलिक रहना चाहता हूँ? ये सवाल मेरे सामने कोई पहली मरतबा खड़ा नहीं हुआ। 10 साल पहले जब कैंसर अम्मी के जिस्म जान में पूरी तरह फैल चुका था, इन्होंने मुझसे पूछा था, पता तुमने जो जितनी किताबें पढ़ी थी, तुम ही बताओ कौन सा फ़िरक़ा तुम्हें ठीक लगा? अम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आता। काश मिर्ज़ा साहब मेटाफिज़िकल के किस्म के दावे ना करते। ये एम्पिरिज़म की दुनिया है अम्मी। अब लोग हर चीज़ का तजर्बे और तजर्बे से तज्ज़िये से सबूत मांगते हैं। मुझे तो हर जो चीज़ लॉजिक समझ में आ जाए वो मान लेता हूँ, बाकी को डिफ़र कर देता हूँ। मैंने इन्हें बताया था, पुत्र मज़हब तो चीज़ ही मेटाफिज़िकल है, क्या दुनिया की हर लॉजिक के अंदर आती है। इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। इनकी आंखों में चमक सी आ गई। नहीं, इन्हें अपने फ़िरक़े से मुताल्लिक़ अपने बेटे के एतराज़ात पर खुशी नहीं होती थी, लेकिन इस रोज़ वो काफ़ी अच्छे मूड में थी। इनकी आंखों में वो चमक थी जो एक माँ की आंखों में उस वक्त पैदा होती है जब इसका पूत कोई जहानत से भरपूर बात करता है। जी अम्मी, अंग्रेज़ों ने भी मेटाफिज़िकल फिनोमेना पर किताबों का एक तोरमा मरतब कर रखा है, मगर अम्मी आप नतीजा भी तो देखें ना, मज़हब का ना
ये इतनी सारी जो नफ़रतें हैं दुनिया में, इनसे कितने मज़हब की वजह से हैं। आप पाकिस्तान का हाल देखें ना, मैंने भरपूर जोश के साथ इन्हें वही दलाल दिए जो मैं ना जाने कितनी बार दे चुका था। अम्मी की आंखें मुन गईं तो बहनें हमारे यहाँ ही थीं। अम्मी ने जमात के ज़रिए इनके रिश्ते अमरी घरानों में कराए थे। अम्मी की खबर सुनकर जमात वाले भी आए थे। हमने अपने इलाके में नमाज जनाजा नहीं कराई, बस ये बता दिया कि मैयत गुजरात ले जा रहे हैं। ताहम हाँ रुख चिन्योट के करीब रब्बा की तरफ था। अम्मी की तदफीन के बाद मैंने बहुत जज्बाती होकर कब्रिस्तान को मुंतज़िम से कहा कि अगर इनकी खबर के साथ वाली जगह छोड़ दे, क्योंकि मैं मरने के बाद अम्मी के पहलू में ही सोना चाहता हूँ। शायद इस जज्बाती आलम में मैंने अपने फ़िरक़े से मुताल्लिक़ भी फ़ैसला कर लिया था। मैं तहज़ीबी लिहाज से ख़ुद को एक मुसलमान कहलाना चाहता हूँ, लेकिन शायद मुझे अब एक मरतबा फिर किसी न किसी फ़िरक़े के आपट करना था, चाहे इसमें ज़हनी तौर पर वाबस्ता होता है या नहीं। मेरे अब्बा कहा करते थे, इन्होंने मेरी अम्मी के हुस्न के आगे हथियार डाल दिए थे। कोई और होता तो मैं कोई और उसूल तय करके इस पर डट गया था, लेकिन मैंने महसूस किया सलमा की तवक्को बहुत ताकतवर थी, जबकि मेरे ढलमुल यकीन किस्म के ख्यालात बहुत कमज़ोर। इसने बहुत दिलेने ना फ़ैसला किया था। मेरा ये ख्याल था कि इसका यह हक़ है कि मैं भी इसकी खातिर ये क़ुरबानी दूँ। वो एक औरत थी, इसके जहन में ये ख्याल था कि कभी न कभी वो हमारी शादी से मुताल्लिक़ अपने वालिदैन को राज़ी कर लेगी। इसने मुझसे कहा तो नहीं था, लेकिन अपने बुलाए हुए मौलवी से निकाह पढ़वाने की सूरत में अपने वालिदैन से कह सकती थी कि इसने मुझे मुसलमान करके मुझसे शादी की। ये बात मेरे लिए बहुत तकलीफ़ देह भी थी कि मैं जिस लड़की से शादी करने वाला हूँ मुझे मुसलमान करना चाहती है। इसकी जानिब से वो एक ख़ुदगर्ज़ी भी कही जा सकती थी, मगर इस मामले पर इतना टची था कि इस पर इससे बात भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे खदशा था मैं एहतियात का दामन छोड़ बैठूँगा और इसे दुखी कर दूँगा। रात को सलमा ने फ़ोन करके फिर से पूछा तो मैंने नहीं फ़ौर उदासी आवाज़ में इसे हाँ कह दिया। अपनी ज़िंदगी में कुछ बातें ऐसी थी इनके बारे में कोई फ़ैसला कौन राय क़ायम नहीं कर सका था। इन मामलात में मेरी डिस्ट्रेन का लामहल्ला नतीजा यही निकल रहा था कि मैं ख़ुद को किसी बहुत चाहने वाले के सुपुर्ददारी में दे था। यह ऐसा ही था जैसे शादी के बाद हमने लाहौर में रेंटा कार से एक गाड़ी ली और सलमा ये पेशकश कबूल कर ली कि गाड़ी वो खुद चलाएगी। अब्बू की डायरी में लिखा हुआ एक फ़िक्रा याद आ गया। It always interesting being led away a woman by a chance। 7वां हिस्सा रावी। फ़िल्म हुश्क का एक मंज़र जावेद इकबाल के पसंदीदा तरीन फ़िल्मी मनाज़िर में था। गोविंद पाल्ट्रो का अपनी महबूब से अपनी वालिदा से मिलवाने अपने शहर लाना। चूँकि इनकी अभी शादी नहीं हुई और महबूब के दिल में वालिदा का काफ़ी ताज़ीम है, इसलिए वो गोविंद को एक अलग कमरे में सुलाता है। रात के किसी वक्त गोविंद इसके कमरे में चली आती है। सुबह गोविंद आंखें मलती हुई उठती है तो इत्तेफ़ाक़न महबूब की माँ भी कमरे में दाखिल हो जाती है। गोविंद और महबूब की माँ दोनों के होठों से ओ माय गॉड का फ़िक्रा तुलू होता है, क्योंकि गोविंद अपनी होने वाली सास के सामने नंग दड़ंग खड़ी है। फ़िल्म का अगला शॉट इस जानिब से है जिस जानिब महबूब की वालिदा खड़ी हैं। इस रुख से गोविंद को दौड़ कर अपने बिस्तर में जानिब बढ़ते और ख़ुद पर कंबल खींचते दिखाया गया। अगला शॉट बिस्तर के सामने से है, जिसे में गोविंद का चेहरा एक मरतबा बेर नज़र आता है। इस मरतबा इसका जिस्म कंबल में लिपटा हुआ है। जावेद इकबाल का ख्याल था गोविंद की बिस्तर की जानिब दौड़ कर जाने का मंजर बहुत मुख्तसर था। इसने सीढ़ी पर रुक कर यह मंजर देखने की कोशिश की और यूँ गोविंद की तशरीफ़ के 2-3 लम्हे अपनी आंखों में क़ैद करने में कामयाब रहा। इसके बाद इसने तस्वीर गूगल सर्च में तलाश किया और अपने डेस्कटॉप पर महफूज कर ली। एक मरतबा गूगल सर्च में गोविंद जी के नाम से कुछ और तलाश करने पर तो वैसे मालूम हुआ कि फ़िल्म हुश्क में इस मखसूस शॉट के लिए गोविंद के बजाय इसकी किसी बॉडी डबल को इस्तेमाल किया गया था। चूँकि बॉडी डबल का चेहरा दूसरी जानिब था, इसलिए इसको ये भी नहीं पहचान सकता था। खुद वो गोविंद नहीं थी। बस साबित हुआ वो तस्वीर गोविंद की थी नहीं, जिसका जावेद इतने अरसे तक मद्दा रहा। ये मालूम होता है जावेद इकबाल की इस तशरीफ़ ने अपनी सारी कशिश खो दी। क्या एक तशरीफ़ की क़दर क़ीमत सिर्फ इसलिए कि वो किसी ख़ास शख्सियत की तशरीफ़ है। पापा राजी पहले डायना की तस्वीरें उतारने के लिए मरते थे, अब इसकी बहू कैट मिडल्टन के बरंगी को अपने कमरे में क़ैद करने के लिए मरते हैं। लेकिन किसी आम औरत के लिए शायख के लिए भी इस औरत की बरंगी
जो इसके लिए ख़ास औरत बन चुकी है। किसी सेलिब्रिटी की बरहनगी से कम नहीं। हर बरहनगी की कदर कीमत मुख्तलिफ होती है। ये कदर कीमत घट जाए तो एरोटिज़म या हवस की चिंगारी बुझने लगती है। तलब और रसद के कानून के मुताबिक बरहनगी जितनी दस्तियाब होगी उतनी ही अर्जा होती जाएगी। ज़रीना भी जावेद इकबाल के लिए एक ऐसी औरत थी जो इसरार से लबालब भरी हुई थी। वो उसकी फेवरेट करीना कपूर जैसी थी। करीना की बॉडी डबल इसकी मुतवक्को बरहनगी में इसके लिए एक चैलेंज था जो इसके लिए बेहद पुरमाने था। खिड़की में से इसके शलवार बदलने के मंजर ने जावेद को शर्मज़दा कर दिया था। फिर ज़रीना की जानिब से मुसलसल इनकार, आतिश शौक़ और भी तेज़ कर दी। मिसाल से कामयाब MS गुफ्तगू के बाद ज़रीना की बरहनगी ने सब माने खो दिए। वो एक पुरस्कार औरत की बरहनगी थी। यह इसकी किसी बॉडी डबल की बरहनगी जिसमें किसी भी किस्म के चैलेंज और चुनौती का फकदान था। करीना कपूर के बजाय ज़रीना की बॉडी डबल की बरहनगी रस्तू इसे आइडियल बरहनगी से 2 दर्जे दूर की बरहनगी ख्याल देता है। जावेद इकबाल ने अपनी कम फुर्सती के बावजूद सादिक भाई से दोस्ती को काटने के लिए भी काफ़ी अर्सा वक्त सर्फ किया था। एक मर्द को शिकस्त देने की तवक्को इसमें इसके लिए वो खुराक मौजूद थी जिससे पेट भरकर इसकी मर्दानगी इत्मीनान का डकार मार सकती थी। सादिक भाई के पास जिन्नात भी नहीं पाए गए थे, इसलिए इन्हें शिकस्त देना भी अपने माने को बैठा था। अब इसके सामने एक नामुतमईन औरत थी, एक ज़रूरतमंद औरत। ये एक और इमेज था, एक ऐसा इमेज जिसमें कोई इसरार रहा था ना कशिश। इसे लगा कि वह खाली तिजोरी में अपने पल्ले से पैसे डालता रहा है, अपने पल्ले से। इसने इस फ़िक्रे पर मज़ीद गौर किया और सोचा ज़रीना को इसकी ज़रूरत से ज़्यादा है जो जावेद को ज़रीना से है। इसके दिल में ज़रीना के लिए जज्बा था, वो टाइम फिश हो गया। सादिक भाई एक आम से आदमी निकले थे और ज़रीना एक आम सी बीवी, एक ऐसा जिस्म जो सादिक भाई जैसे आम से आदमी की नज़रों में रहता था, एक आम सा दहाना जिसे सादिक भाई का मुतवक्को तौर पर बदियत इस्तेमाल करता था। जावेद को सोच कर मतली सी करने लगी। इसने अपने कमरे की खिड़की बंद रखनी शुरू कर दी। औरत और मर्द का ताल्लुक़ और बहुत सी चीज़ों के साथ साथ ताकत और इख्तियार का एक खेल भी तो है। डोमिनेंस की एक जद्दोजहद, इंसान के किसी दूसरे इंसान पर गलबा पाने की कदीम ख्वाहिश शतरंज की इस बिसात पर बड़े शानदार तरीक़े से खेली जाती है, जिसे उर्फ़-ए-आम में मोहब्बत कहा जाता है। मोहब्बत करने वाले इंसान क्या हैं? कुछ पिटे हुए मोहरे, कुछ बची हुई कोटियाँ। हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसे ज़िंदा कर देते हैं, इसको पूर को नए सिरे से तख्लीक़ करते हैं, इसके रुएं में अपने पसंदीदा खुशबुएँ उगा देते हैं। जावेद इकबाल ने ज़रीना के एक फ़न पारे की तख्लीक़ किया था और फिर किसी ना पसंद आई हुई ज़ाती तहरीर की तरह फाड़ कर फेंक दिया। मिसाल के गुरेज़ के बाद इसे ज़रीना की ज़रूरत फिर महसूस हुई, मगर तब तक ज़रीना पीर मोहम्मद शाह बुखारी के मज़ार पर धागा बांध चुकी थी। 8वां हिस्सा, जावेद इकबाल। भाई आफ्ताब के बारे में हम ये समझते थे कि अपना सारा वक्त किताबें पढ़ने और सोचो विचार में मसरूफ़ करते हैं। स्मार्ट तो वो हैं ही, ख़ासे परोखार भी, लेकिन उन्होंने अपनी शादी की उम्र निकाल दी थी। इनके बारे में कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, लेकिन फिर पता चला वो अपनी एक शागिर्द में इन्वॉल्व होगा। इसकी वजह से इन्हें यूनिवर्सिटी की जॉब छोड़नी पड़ी। इसके बाद हम समझते थे वो कहानी आई गई हो गई, लेकिन 6 महीने पहले इन्होंने सलमा भाभी से कोर्ट मैरिज कर दी। शादी के बाद इन्होंने हमें अपनी तस्वीरें भेजी। माशाल्लाह जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। भाभी बहुत खुश नज़र आ रही थी और भाई सिर्फ मुस्कुरा रहे थे, लेकिन इनके चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट गनीमत थी। भाभी का ताल्लुक़ एक कंजर्वेटिव फैमिली से है और भाभी अपने घर वालों को बताए बगैर शादी कर ली थी। वो कॉलेज में पढ़ाती हैं। इन्होंने कॉलेज से घर जाने का कहकर 3 दिन की छुट्टी ली और भाई के एक दोस्त के यहाँ शादी के बाद 2 दिन गुजार कर वापस हॉस्टल आ गई। इसके बाद दोनों ने लक्ष्मी चौक में किराए पर एक छोटा सा मकान ले लिया था और इसमें रहने लगे थे। सलमा भाभी के घर वालों को इनके कॉलेज में से किसी ने बता दिया होगा। भाभी के अब्बा ने फ़ोन करके इन्हें तलाक लेने को कहा और वो इस पर आमादा ना हुई। इन्हें और भाई को मार डालने की धमकी दी। कुछ रोज़ बाद एक जुलूस की शक्ल में इनके लक्ष्मी चौक पर घर में इसके बाहर जमा हो गए। इस रोज़ अगर इन दोनों में से कोई एक भी घर से बाहर निकलता तो हजूम इसकी टिक्का बोटी कर देता। खुशकिस्मती से इनके घर पर एक सीढ़ी छत पर जाती थी। दोनों छत पर गए और दूसरे घरों पर छतें पर लांघते हुए वहाँ से निकल गए। हजूम बहुत देर तक इनके घर के बाहर नारे लगाता रहा। इसके बाद इसने खिड़कियों और दरवाज़ों पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। सूरत हाल ऐसी थी कि मालिक भी
मकान भी इन्हें रोकने के लिए बाहर नहीं निकल सका था। जब सब खिड़कियां टूट चुकी तो जुलूम अंदर दाखिल हुआ और घर का सारा सामान तोड़ फोड़ कर डाला। भाई और भाभी तब तक वहाँ जैसे निकल चुके थे। हजूम ने उनकी कीमती अशिया कपड़े लूट लिए। वहाँ था देर जश्न का समा रहा। करीब था कि वो मकान को आग लगा देते कि मकान ने मौलदारों को भिजवा कर इन्हें उससे रोका। मैं अपने ऑफिस में ही था जब मैंने ये खबर सुनी और भाई का नाम सुनकर बहुत परेशान हो गया। मैंने लाहौर ब्यूरो में बात करके भाई के लिए पुलिस को प्रोटेक्शन का कहा, लेकिन खुद पुलिस को पता नहीं था कि अब वो कहाँ हैं। भाई और भाभी के मोबाइल नंबर भी कोई नहीं उठा रहा था। कुछ दिन परेशानी में कटे। अम्मी को बताना मुनासिब नहीं समझा था। इसी रात मेरी सुतेली बहन का फ़ोन आया तो वो बहुत परेशान हो गई। 2-3 रोज़ बाद भाई ने आयशा और बाजी को फ़ोन किया तो इन्हें हमारी परेशानी से आगाह किया। तब भाई ने मुझे फ़ोन किया और मुझे इत्मीनान हुआ। वो परेशानी से लाहौर से निकले थे। इनका मोबाइल वहीं गिर गया था। भाभी के मोबाइल में सिर्फ आयशा बाजी का नंबर था जिस पर इन्होंने उससे बात कर ली थी। भाई लाहौर में अपने एक दोस्त के यहाँ रह रहे थे, मगर वो लाहौर से निकलना चाह रहे थे। भाई ने मुझसे बात की तो मैंने इनसे कहा वो कराची या ठंडुलियारा यार आ जाएँ, लेकिन क्या कहना था इन पर भी मुसीबत आ सकती है। मगर वो पंजाब में किसी भी जगह रहना नहीं चाहते थे। आखिर अम्मी से कहलवा कर सांगड़ के करीब एक गोट के स्कूल में दोनों की नौकरी दिलवा दी। भाई पहले कभी भी अम्मी के ही मदद के लिए आमादा नहीं हुए थे, मगर इस मरतबा मामला मुख्तलिफ था। अब्बा की मुश्तरका मोहब्बत और पिछले चंद माह के दौरान फ़ोन पर बातचीत दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जगह पैदा कर दी थी। इस सिलसिले में पहला कदम अम्मी ने ही बढ़ाया था, लेकिन भाई ने भी इसके रास्ते में कोई मुज़ाहमत नहीं की थी। वरना अम्मी के जाने से पहले इस बारे में की जाने वाली कोशिशों पर भाई और ख़ुसूसन इसकी बहनें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते थे। एक हफ़्ते पहले अम्मी और मैं इनसे मिलने गए थे। नीचे छतों वाले एक और मंजिल मकानों पर मुश्तमिल इस गली में इनका मकान अलग नज़र आता था, क्योंकि इन्होंने अपने दरवाजे के बाहर आम का एक पौधा लगा दिया था। मोतिये के 3 गमले भी लगा रखे थे। बोगनवेलिया की एक बेल खिड़की से ऊपर की तरफ जा रही थी। अम्मी शाम को ही ड्राइवर के साथ वापस चली गई, लेकिन मेरी और आफ्ताब भाई की डिस्कशन इतनी दिलचस्प रही भाई ने चंद ही महीनों में अच्छी खासी सिंधी सीख ली और वो घर से बाहर सिंधी में गुफ्तगू करना पसंद करते हैं। इनके एक कमरे में सादा घर में सवाए 18 इंच के एक टीवी के कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं। छोटे सहन से में एक बकरी है जिसकी दूध बहुत मज़ेदार चाय बनती है। इनके घर में फ्रिज तक नहीं। एक तरफ 3 घड़े रखे हैं। कमी घराने में पैदा होने वाली भाभी इतनी साबिर है कि घड़े का पानी पीकर भी मुतमईन हो जाती हैं। भाभी प्रेगनेंट है। इनके खूबसूरत चेहरे पर एक अजीब सा नूर है। पता नहीं इनकी अमलावनी की वजह से या इस वजह से कि बहुत दुख उठाने के वाक़े अपनी मोहब्बत को पा चुकी हैं। अपनी मोहब्बत के इज़हार में बहुत एक्सप्रेसिव हैं, जबकि भाई का इसका इजहार नहीं करते। मगर मुझे मालूम है वो भाभी को बहुत चाहते हैं। भाभी की उम्र मुझसे भी कम है, इसलिए हम थोड़ी सी बातचीत के बाद ही दोस्त बन गए। भाभी ने मुझे लाहौर का वाक़या सुनाया, इससे पहले इनकी मुसीबतों का जो इन्होंने उठानी पड़ी थी। मगर जबकि इन्हें अपनी मोहब्बत मिल गई थी तो अपनी मुसीबतों का सुनाते हुए हंसती थी। इन्होंने मुझसे मेरी लव लाइफ के बारे में पूछा तो मैंने मुनासिब से जब समझा कि इन्हें मिशाल के बारे में बता दूं। इन्होंने मेरी बात पूरी हमदर्दी से सुनी और मुझे लगा जैसे वो मिशाल के सिलसिले में मेरी मदद कर सकेंगी। भाई पहले ही बहुत ज़्यादा मिजाज थे। लाहौर वाले वाक़े से वो परेशान तो बहुत हुए, मगर सांगड़ के इस गोट में वो इतने मुतमईन नजर आए जैसे यहीं पले बड़े हों। इन्होंने लाहौर वाले वाक़े के बारे में ज़्यादा बात नहीं की, ना इनकी चीज़ों के बारे में का गम का जो इन्होंने अपनी थोड़ी सी कमाई से बनाई थी, जो लाहौर के इस मकान में रह गई। इसके बजाय वो तो बस खुदा का शुक्र अदा करते रहे। इनकी किताबों का ज़ख़ीरा रावलपिंडी में था, इसलिए बच गया। इन्होंने ये ज़ख़ीरा अपने पास मंगवा लिया है और ये किताबें इनके बिस्तर के नीचे आसपास जमा हुई नज़र आती हैं। इनमें अब्बा की कुछ डायरियाँ भी मौजूद हैं। भाई ने मुझे दिखाई कुछ शराब की बोतलें, जिन्हें भाई ने अब्बा की निशानी समझ कर संभाल के रखा हुआ है। मैं डायरियों को देख रहा हुआ था, मगर आफ्ताब भाई बेचैन हो रहे थे। मैंने भी सवालिया नज़र से इनकी जान देखा तो इन्होंने बताया कि वफ़ात से कुछ माह पहले अब्बा के किसी आलमगीर नामी खातून से ताल्लुक़ थे। इन्होंने मुझे सख्ती से मना किया ये बात अम्मी को ना बताऊं। मुझे अब्बा के बारे में ये मालूमात बहुत दिलचस्प लगी। अम्मी भी इनको रोमांटिक तबीयत का जिक्र करती रहती हैं। अब्बा का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा और मुझे अपनी अम्मी का क्या
कई बार दोहराया और फिक्रा याद आने लगा। तुम बिल्कुल अपने अब्बा पर गए हो। रात होने वाली थी। भाभी अंदर कमरे में सो गई थी और भाई बाहर सहन में फर्श बिछाए चादर बिछाकर लेट रहे थे। हमारे सामने अंधेरा था और हम इस अंधेरे में बकरी की चमकती हुई आंखों में देख सकते थे जो इस माहौल को पुरअसरार बना रही थी। मैं भाई से बहुत सी बातें करना चाहता था, मगर अपने बारे में, इनके बारे में, अब्बा के बारे में मुझे अब्बा की शराब की बोतलों का ख्याल आया। मैंने भाई से पूछा, हैव यू ट्राइड ऑफ देम? पता नहीं अब बुक क्यों रखी हुई थी। मैंने अम्मी से पूछा तो इन्होंने यही कहा था कि वो किसी और की थी। इन्होंने मुझसे कहा था मैं इन बोतलों को ज़ाया कर दूँ, मगर पता नहीं क्यों मैंने ऐसा नहीं किया। अगर आप मेरी वजह से झिझक करेंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहें तो मैं ले आऊँ आपके लिए। इन्होंने इस बात में सर हिला दिया। मैं झट कमरे में चला गया। कमरे के 0 बल्ब जल रहा था और भाभी की आंखें नीचे लेटी हुई थी। नीली रोशनी में पाइन चौक से निकले हुए इनके सफ़ेद पाँव शफाफ तलवे नजर आए थे। मैं किताबों की तरफ गया, मोबाइल की रोशनी ऑन करके शराब की बोतलों की जाने बढ़ा। कौन है, क्या कर रहे हो? भाभी की आवाज़ आई। इनकी रुंधी हुई आवाज़ हल्की रोशनी में मैंने देखा इनकी आंखें भीगी हुई थी। भाभी एक किताब चाहिए थी। मैंने कहा और विस्की की बोतल अपने कमरे में पीछे छुपाकर दूसरे हाथ से एक किताब उठाकर बाहर आ गया। वो क्यों रो रही थी ये पूछने का मुझे हिम्मत नहीं हुई। मैं मटके से ठंडा पानी निकालकर भाई के लिए एक पैक बनाया और भाई ने वो पैक पीने के बाद मुझे अब्बू के बारे में बड़ी दिलचस्प बातें बताई।